हेलो डियर स्टूडेंट्स, और सभी का फिर से स्वागत है। इस क्लास में हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का फिजिक्स और उसका जो चैप्टर था रे ऑप्टिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको शॉर्ट में हम TIR बोलेंगे। अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या? एक्चुअली हम तो पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन, बट रिफ्रैक्शन में ही एक फेनोमेना होता है, एक स्पेशल कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है, तो देखिए इसको समझिए। ये मान लीजिए एक मीडियम है, लेट्स से इट इज वाटर, ठीक है। ये कोई है, वाटर है या ग्लास, कोई भी मीडियम ले सकते हैं। फिलहाल मैंने ले लिया, मान लीजिए ये है वाटर और ये जो है एयर, ठीक है। ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है। अब कोई भी इंसिडेंट रे अगर वाटर से एयर में जाएगी तो किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है ये हम जानते हैं। कि मान लीजिए कि ये एक इंसिडेंट रे है। जब ये इंसिडेंट रे हमने बनाया तो यहां पे बनेगा एक नॉर्मल, और इस नॉर्मल से जो एंगल बनेगा ये इंसिडेंट रे का, ये कहलाएगा आई। ये है इंसिडेंट एंगल। और जब भी लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये इस तरह से बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये लाइट ऐसे गई, रे ऑफ लाइट, फिर ऐसे बेंड हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बढ़ा दिया जाए, ये आई की वैल्यू हम बढ़ाते हैं। अब ये थोड़ा सा मैं दूसरे एंगल से इसको ले रहा हूं, ये देखिए। अब इस एंगल से उसी पॉइंट पे ये रे स्ट्राइक कर रही है, तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, ये हो गया आई। ये मान ले पहले I1 था, ये हो गया I2, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा तो अब देखिए ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। ये पहले ये था R1, ये था पहली वाली रे से, दूसरी वाली रे से R2, अब ये हो गया, ये है R2। तो देखिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ गया, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ेगा? एक क्रिटिकल कंडीशन आएगी, ठीक है। एक क्रिटिकल कंडीशन आएगी, मान लीजिए ये एक क्रिटिकल कंडीशन में हम पहुंचे। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, ये रे अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी और एक पॉइंट पे क्या हो जाएगी, इस सरफेस के पैरेलल हो जाएगी। यदि इस सरफेस के पैरेलल हो गई रे, तो ये कितना एंगल हो गया, ये हो गया एंगल 90 डिग्री। तो उस कंडीशन में जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, वो होती क्रिटिकल कंडीशन। मतलब अब इंसिडेंट एंगल अगर और बढ़ाया आपने तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से बढ़ जाएगा। यदि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से बढ़ गया तो क्या होगा, ये वापस उसी मीडियम में आ जाएगी इंसिडेंट रे। मतलब ये वाटर से एयर में नहीं जाएगी, क्योंकि अगर 90 से बढ़ गया एंगल तो वापस ये वाटर में ही आ जाएगी। तो इस क्रिटिकल कंडीशन पे क्या होता है, इससे अगर एंगल आपने थोड़ा सा बढ़ाया तो ये रे वापस अपनी मीडियम में आ गई, और इसी फेनोमेना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो क्लियर है? तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाए 90 डिग्री, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं IC। एंड IC का मतलब होता है क्रिटिकल एंगल। यानी इस एंगल से आपने बढ़ाया और इंसिडेंट एंगल, तो उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो हम अगर इसमें स्नेल्स लॉ लगाएं, ठीक है, स्नेल्स लॉ लगाएं, ये वाला मीडियम देखिए वाटर है, इधर एयर है, ये वाटर है, ठीक है। तो अगर हम स्नेल्स लॉ इसमें लगाएं तो कैसे लिखेंगे स्नेल्स लॉ? जो लाइट है वाटर से एयर में जा रही है, तो हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। यही स्नेल्स लॉ है। ये पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है अगर रे, तो पहले मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर विल बी इक्वल टू साइन आई। साइन आई क्या है, IC, ठीक है। IC मतलब क्रिटिकल एंगल, और साइन R यानी साइन 90 डिग्री। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 है, ये तो 1 हो गया, और ये जो है इसको हम रिवर्स कर दें, अगर एयर की जगह वाटर, वाटर की जगह एयर अगर लिखेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये हो गया साइन IC अपॉन 1, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है विथ रिस्पेक्ट टू एयर है तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू साइन IC, और इसका रेसिप्रोकल ले लें, ये हो गया म्यू 1 अपॉन साइन IC। ठीक है, तो ये जो है क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक रिलेशन है। तो ये रिलेशन को हम यूज करके या तो क्रिटिकल एंगल निकालना हो सकता है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकाली जा सकती है। और ये जो क्रिटिकल एंगल है ये कांस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए, और हर एक मीडियम के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम वाटर की अगर बात करें तो फॉर वाटर क्रिटिकल एंगल इज अप्रोक्सीमेटली 49 डिग्री। ठीक है, तो इट इज एक्चुअली 48.75 बट इन राउंड फिगर वी टेक, है ना, 49 डिग्री उसको हम राउंड फिगर में ले लेते हैं। और इसी तरह फॉर ग्लास, ठीक है, ग्लास देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने इसका याद करके रखा है, अब आपको इसका क्रिटिकल एंगल भी याद करना है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, 4/3 था, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 था। अब क्रिटिकल एंगल जो होता है इसके लिए 42 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या है, यदि वाटर से एयर में अगर ट्रेवल कर रहा है इंसिडेंट रे, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन 49 है फॉर वाटर तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन 49 है तो उसमें केवल रिफ्रैक्शन होगा, यानी जो इंसिडेंट रे है वाटर से एयर में चले जाएगी और उसमें डिविएशन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। सिमिलरली इन केस ऑफ ग्लास अगर 42 डिग्री से कम है, ठीक है, 42 डिग्री से कम है एंगल तो उसमें रिफ्रैक्शन होगा, और उससे ज़्यादा हुआ तो उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और इसी तरह जो सबसे कम होता है क्रिटिकल एंगल वो होता है फॉर डायमंड। डायमंड के लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है अप्रोक्सीमेटली 24 डिग्री होता है, सबसे कम होता है डायमंड के लिए। और यही रीजन है द स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। डायमंड में इतनी शाइन क्यों होती है, क्योंकि एक बार अगर, ठीक है, एक बार अगर, क्योंकि डायमंड में बहुत सारे शार्प कट फेसेस होते हैं, एक बार अगर लाइट एंटर हुई डायमंड में तो देखिए अगर उसका इंसिडेंस एंगल ग्रेटर देन 24 डिग्री हुआ तो वो अंदर ही रहेगी, डायमंड से बाहर नहीं आएगी वो लाइट, और अगर लेस देन 24 डिग्री हुआ तो वो बाहर चले जाएगी डायमंड के। तो देयर आर मैनी इंसिडेंट रे, उनका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है ग्रेटर देन 24 होता है, इस वजह से वो डायमंड के अंदर ही अंदर घूमती रहती है, और जब इंसिडेंस एंगल 24 डिग्री से कम होता है तब बाहर निकलती है और बहुत स्पार्कलिंग के साथ वो लाइट बाहर निकलती है, तो इसलिए बहुत शाइन होता है डायमंड में। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही एक एप्लीकेशन है जिसकी वजह से डायमंड में स्पार्कलिंग होती है। और ऐसे बहुत सारे अच्छे इंटरेस्टिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन है, और आपने बहुत सारी चीज़ें जो है आपने प्रैक्टिकली देखा भी होगा। एक जो इसका एप्लीकेशन है उसको हम बोलते हैं मिराज। ठीक है, मिराज इफेक्ट आपने देखा होगा, जनरली गर्मियों में होता है, खासकर जो गर्म जगह होती है जैसे डेजर्ट होते हैं उसमें मिराज होता है। तो जैसे कभी अगर आपने देखा हो, अगर रेगिस्तान में जाने का मौका मिला हो तो गर्म धूप, जब दोपहर का टाइम हो, बहुत गर्मी हो, तो धूप में क्या होता है आपको दूर कहीं पानी नज़र आता है, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पानी नहीं होता है। और अगर आप रेगिस्तान में हैं तो कई बार क्या होता है, हाईवे, अगर बड़ी बड़ी हाईवे हो और गर्मी में आप जा रहे हैं तो हाईवे में भी दूर से आपको क्या दिखता है, कहीं वो पानी है दूर, जब वहाँ पास जाके पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पानी नहीं है। ठीक है, तो इसी इफेक्ट को हम कहते हैं मिराज इफेक्ट। और ये होता किस वजह से, तो इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं, मान लीजिए एक डेजर्ट एरिया है, बहुत गर्म है यहाँ का एरिया, और यहाँ पे एक पेड़ रखा हुआ है। अब डेजर्ट एरिया में क्या होता है, इतनी हीट होती है कि सरफेस की हीट बहुत ज़्यादा होती है, तो जो सरफेस के पास की जो है एयर डेंसिटी बहुत कम होगी सरफेस के पास, और जैसे ही सरफेस से ऊपर जाएंगे तो एयर डेंसिटी धीरे 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 बढ़ती है। तो मान लेते हैं ये जो सरफेस के पास जो एयर है ये अलग अलग लेयर्स में है, और धीरे धीरे इन लेयर की डेंसिटी बढ़ रही है। तो मान लीजिए मैं ऐसे कुछ एक इमेजिनरी लेयर्स बना दे रहा हूँ,
ठीक है, ये कुछ लेयर्स ऑफ एयर है और इस लेयर्स ऑफ एयर की जो डेंसिटी है नीचे कम है ऊपर ज़्यादा है, तो नीचे है लो डेंसिटी और ऊपर है हाई डेंसिटी। अब होगा क्या, ठीक है, अब होगा क्या इसमें, ये जो है पेड़ क्या है, एक रियल ऑब्जेक्ट है और ये लाइट को डाइवर्ज करता है, तो इस पेड़ से चारों तरफ जो है लाइट डाइवर्ज हो रही है, बट कुछ लाइट ऐसी होगी इस तरह से डाइवर्ज होगी, जैसे मान लीजिए ये एक पेड़ है, पेड़ से ये लाइट डाइवर्ज हो रही है, ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है और यहाँ पे दो एयर की लेयर है, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर वाली एयर जो है वो डेंस है, नीचे वाली एयर है वो है रेयरर। तो जब ये ऐसे ट्रेवल करेगी लाइट, तो ये कैसे आ रही है, डेंस से रेयरर मीडियम में आ रही है, तो जब भी डेंस से रेयरर मीडियम में लाइट आती है तो इट मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, तो यहाँ पे एक हम बनाएंगे नॉर्मल और ये ऐसे आनी थी इसको, बट ये लाइट अब ऐसे आएगी। इसको मैं एक बार और अच्छे से बना देता हूँ, ये इसको यहाँ ऐसे बनाते हैं, देखिए मैंने यहाँ इसको बनाया, ये इंसिडेंट रे है। जब यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, मतलब डेंस एयर वाली एयर से रेयरर एयर वाले मीडियम में जब ये इंसिडेंट रे आएगी तो इट मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब ये धीरे धीरे आ रही है, अब एक और लेयर मिली इसको, एक और सेपरेशन मिला, यहाँ डेंस एयर है और इसके नीचे और रेयरर एयर है, तो यहाँ और रिफ्रैक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे इट विल मूव फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल और फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। अब ऐसे धीरे धीरे ये जो रे है बेंड होती जाएगी, बेंड होती जाएगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये रे इतनी बेंड हो जाएगी कि इसका जो इंसिडेंस एंगल है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा, तो उस केस में ये जो इंसिडेंट रे है ये ऐसे बेंड हो जाएगी, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है वापस इस मीडियम में चले जाएगी, कौन से मीडियम में, अब ये ऊपर जाएगी, तो ऊपर कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगी तो इट मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। जैसे यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, अब यहाँ एक नॉर्मल बनाएंगे, अब इसको ऐसे जाना था बट इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब इस तरह से ऐसे बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे बेंड होती जाएगी, बेंड होती जाएगी, और मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, कोई ऑब्जर्वर है, ये इंसिडेंट रे को अगर देख रहा है तो इसके पास ये जो रे आ रही है तो इसके पास ऐसे आएगी रे, ठीक है, यहाँ थोड़ा इसको ऐसे बनाते हैं, ये इसके पास मान लीजिए ये रे ऐसे आई, तो इसको क्या लगेगा, ये रे कहाँ से आ रही है, ये इधर से कहीं नीचे से आ रही है, और इसको ये पेड़ का टॉप वाला पोर्शन है ना, हर एक पोर्शन से ऐसे लाइट बेंड होकर इसके पास आ रही है, तो इसकी एक इन्वर्टेड इमेज नीचे की तरफ इसको ऐसी बनती हुई दिखेगी। इस पेड़ की ऐसी इन्वर्टेड इमेज ऐसी बनती हुई दिखेगी इस ऑब्जर्वर को, और ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि जो पेड़ की है परछाई पानी में बन रही है, तो इसका मतलब इस पेड़ के पास वहाँ पानी है, और इसलिए दूर से एहसास होता है कि वहाँ पानी है, और इसी इफेक्ट को हम मिराज इफेक्ट कहते हैं। पास जाके जब देखते हैं तो वहाँ एक्चुअली पानी नहीं होता, वो केवल रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। और यही कारण होता है कि कई बार रेगिस्तान में जो अनजान लोग होते हैं, जिनको नहीं मालूम होता है, वो पानी की तलाश में, प्यास में भटकते रहते हैं और उनको पानी नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो ये इफेक्ट है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, आया समझ में। इसके अलावा एक और है जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज होता है, और वो कैसे होता है इसको एक डायग्राम से देखते हैं। तो जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं वो होते क्या है, बहुत ही पतले फाइबर होते हैं, पाइप्स होते हैं, जिनका साइज कितना होता है, हमारे बालों जितना होता है, मतलब बालों से भी पतला, इतना पतला होता है जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, और वो हाई क्वालिटी ग्लास और क्वार्ट्ज से बने होते हैं, और इस तरीके से वो डिज़ाइन होते हैं। तो मान लीजिए ये एक ऑप्टिकल फाइबर है, ये इसमें इंसिडेंट रे, अगर किसी लाइट की इंसिडेंट रे आ रही है
तो जैसे ये एंटर होती है तो इस तरीके से डिज़ाइन है कि इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो जो भी लाइट आती है और वो लाइट इसमें रिफ्लेक्ट हो जाती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस मटेरियल का इस तरीके से डिज़ाइन है कि इसके अंदर जो भी रे आती है उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब होता है तो लाइट की स्पीड से ये लाइट एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाती है। और पता है आपको लाइट की स्पीड कितनी है। और ये हेयर लाइक थिन होते हैं, तो इसको आप बेंड करो, मोड़ो, कहीं भी इसको किसी भी डायरेक्शन में रख दो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता हुआ वो पूरा पाथ कवर कर लेगा विद द स्पीड ऑफ लाइट। और यही कारण है कि आजकल कम्युनिकेशन में, खासकर कम्युनिकेशन, क्योंकि क्या है कि हमें जो क्या है कि प्रोसेसिंग की स्पीड बढ़ती जा रही है और उसी वजह से कम्युनिकेशन की स्पीड भी बढ़ती जा रही है। और जो ट्रेडिशनल जो है वायर्स, उसमें जो है सिग्नल वो उतने स्पीड नहीं हो पाते, उसमें काफ़ी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो ये एक अल्टरनेट ऑप्शन है कि सिग्नल आजकल क्या है, डिजिटल सिग्नल है। सारे जो सिग्नल्स हैं सब डिजिटलाइज हो गए। डिजिटल का मतलब होता है बाइनरी, बाइनरी मतलब 0 1, लाइट है मतलब 1, लाइट नहीं है 0। तो इससे आप डिजिटल सिग्नल बहुत आसानी से और बहुत तेजी से और बहुत कम पावर के साथ ट्रांसमिट कर सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स का इस्तेमाल मेडिकल फील्ड में भी होता है ना, ऐसे लाइट पाइप की तरह, है ना, टू डिटेक्ट सम इंटरनल, है ना, कुछ इंटरनल किसी के बॉडी पार्ट में चेक करना हो तो एक इंटरनल लाइट सोर्स की तरह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो और कई इसके एप्लीकेशन है जो ऑप्टिकल फाइबर है, और जो है ये वर्क किस प्रिंसिपल पे करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक और बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, वो जो होता है उसका इस्तेमाल टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म होती क्या है, तो इसको हम समझते हैं। जो प्रिज्म राइट एंगल प्रिज्म होता है, मतलब 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक प्रिज्म ऐसा है जिसमें 3 एंगल है, 45, 45 और 90 डिग्री के एंगल है। तो इस तरह के प्रिज्म को हम कहते हैं टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। ये मान लीजिए इस तरह से होगा, ये है 90 डिग्री, ये है 45 डिग्री और ये है 45 डिग्री, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल क्या है, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होता है, तो देखिए इस प्रिज्म का कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जनरली 3 तरीके हैं इसको इस्तेमाल करने के। तो सबसे पहला तरीका है, तो देखिए ये एक इस्तेमाल है इसका, टू डिविएट ए रे थ्रू 90 डिग्री, यानी एक इंसिडेंट रे है उसको 90 डिग्री से बेंड कर दिया जाए। तो यहाँ पे हम प्रिज्म के इस्तेमाल से कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, देखिए ये है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ये एंगल 90 डिग्री है, ये 45 है, ये 45 है। अब कोई इंसिडेंट रे ये वाले सरफेस के ना, इसको नाम दे देते हैं ABC, AB सरफेस के परपेंडिकुलर अगर कोई इंसिडेंट रे आए, AB साइड है, इसके परपेंडिकुलर एक इंसिडेंट रे आएगी। अब ये जो इंसिडेंट रे है अगर परपेंडिकुलर किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है वो रे, तो उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है, विदाउट एनी डिविएशन इट गो स्ट्रेट, वो सीधे वो मीडियम के अंदर चले जाएगी वो रे। तो इस तरह विदाउट एनी डिविएशन ये रे अंदर चले जाएगी, आया समझ में। लेकिन अब इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर स्ट्राइक नहीं कर रही है, यहाँ पे देखिए अलग एंगल होगा, तो यहाँ रिफ्रैक्शन हो सकता है। तो उसको हम चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे स्ट्राइक करी है ये रे, यहाँ पे एक नॉर्मल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बनाया एक नॉर्मल, आया समझ में, ये तो है 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये जो रे परपेंडिकुलर है तो ये और ये भी 90 डिग्री है, क्लियर। ये 45 डिग्री है तो ये क्या होगा, ये 45 डिग्री होगा, ठीक है। अगर ये 45 है और ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 ही होगा, टोटल लीनियर पेयर बन जाएगा 180 डिग्री का, तो ये भी हुआ 45 डिग्री। आई बात समझ में। तो ये जो सेकेंड सरफेस AC है उसके लिए ये 45 डिग्री क्या है, ये इंसिडेंट एंगल है। इस केस में इंसिडेंट एंगल कितना हुआ, 45 डिग्री। और ये प्रिज्म किस मटेरियल का बना है, ग्लास के मटेरियल का बना है। और प्रिज्म के केस में जो क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री, प्रिज्म के केस में क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है। और अगर 42 डिग्री से ज़्यादा हुआ
एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये वापस इसी मीडियम में चला जाएगा, ठीक है। तो जब ये वापस इसी यहाँ पे दूसरे मीडियम में, एयर में नहीं जाएगा, इसी मीडियम में वापस आ जाएगा। अब जब इसी मीडियम में वापस आएगा तो यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे। रिफ्रैक्शन हो रहा था, लेकिन जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जितना, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अब हो जाएगा। ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये है 45 डिग्री। क्लियर है? अगर ये 45 डिग्री है, हरी बात समझ में? अब ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है, ये 90 डिग्री है, ये 45 है, तो ये भी 45 होगा। हरी बात समझ में? ये भी 45 होगा, और अगर ये 45 है, ये 45 है, तो ये वाला ट्रायंगल में ये हुआ 90 डिग्री। तो मतलब ये जो रे आ रही है थर्ड सरफेस के लिए परपेंडिकुलर आएगी, एंड इट विल पास विदाउट डेविएशन, नो रिफ्रैक्शन। ये सीधे बेंड हो जाएगी, सीधे पार हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, वो देखिए इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या था, सीधा, लेकिन यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होके, रिफ्रैक्शन होके ये 90 डिग्री से बेंड हो गई। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जो रे आ रही थी इट इज डिविएटेड बाय 90 डिग्री। अब जो सेकंड यूज है टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का, इन्वर्जन विदाउट डिविएशन। ठीक है, यहाँ पे क्या था, डिविएशन बाय 90 डिग्री, यहाँ इन्वर्जन विदाउट डिविएशन। यहाँ डिविएशन नहीं होगा, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका इन्वर्जन हो जाएगा। वो कैसे होगा, मान लीजिए अब हम जो है इसको इस डायरेक्शन में बना रहे हैं, तो ये देखिए ये प्रिज्म है, अभी हमने इस डायरेक्शन में रखा है, और इसके सामने मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है ए बी। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं पास बनाता हूँ, ये एक ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है, और इससे क्या रेज जाएंगी। अब जो रेज इसके पैरेलली यानी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस जाएगा, वो कैसे बेंड होगा, ये ऐसे 90 डिग्री से बेंड हो जाएगा। अभी हमने देखा ना, ये 90 डिग्री से बेंड हो जाएगा और इस पॉइंट पे आएगा, और अगेन यहाँ फिर 90 डिग्री से बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आएगा। तो ये था बी, और ये जो रिफ्लेक्ट होके आया, तो इसको हम बोल देते हैं इसको बी डैश। ठीक है, अब ए से भी जो है रे जो है इंसिडेंट रे नॉर्मली ये कैसी जाएगी, ये यहाँ पे ऐसे बेंड हो जाएगी, और फिर यहाँ पे फिर 90 डिग्री बेंड हो जाएगी, तो ये बनेगा ए डैश। और ये कैसा बनेगा, ये ऐसा इन्वर्टेड। ये देखिए सीधा था, यहाँ पे इन्वर्टेड हो गया, तो ये क्या हो गया, इन्वर्जन विदाउट डिविएशन। अब जो थर्ड है इसका यूज इन्वर्जन विथ डेविएशन। देखिए इसमें क्या है, प्रिज्म को हम ऐसे रख रहे हैं, और ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ये 45 है, ये 45 है। इसके सामने ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ ए बी। अब यहाँ से जो है इंसिडेंट लाइट बी से जाएगी यहाँ पे, ये इधर यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो जाएगा, और यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और ये लाइट यहाँ इमर्ज हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी यहाँ से। सिमिलरली ए से लाइट आएगी, फिर यहाँ पे एंटर करेगी, फिर इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी। तो ये है बी, देखिए ये पॉइंट हो गया बी, और बी डैश बोल देते हैं, और ये वाला जो रह गया ये है ए डैश। तो जो है इमेज है अब ऐसी बनेगी, इन्वर्टेड। ठीक है, तो यहाँ इन्वर्जन तो हो गया, डिविएशन नहीं हुआ, जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में रे जा रही है, बस उल्टी जो इमेज है उसकी उल्टी होके आगे जा रही है रे। चलिए अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर जो कुछ क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस के ऊपर बनते हैं, और इजी क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एक बार, तो आपको हर तरह के क्वेश्चन इसके बन जाएंगे। तो देखिए एक प्रिज्म हमने लिया है, ये जो प्रिज्म ग्लास मटेरियल का बना है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और इसमें जो क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री। तो ये बातों को ध्यान में रख के हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्री है तीनों, और ये इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में आ रही है। कैसे आ रही है, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, ये है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब आपको ये बताना है, इसका पाथ ट्रेस करना है, कैसे पाथ बनेगा और किस फेस से ये इमर्ज होगी, कितने एंगल के साथ ये बाहर निकलेगी इस प्रिज्म के। ठीक है, तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है। तो पहले देखिए, इसको तो पहले सीधे एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको सीधे ऐसे एक्सटेंड कर दे रहा हूँ आगे की तरफ।
ठीक है, तो ये देखिए ये सीधे आई रे और इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है। ये जो रे इंसिडेंट रेस को हमने आगे की तरफ इसको बना दिया और ये इस पॉइंट पे आ रही है। मान लेते हैं ये पॉइंट था P और ये पॉइंट है Q। अब हमें इस पॉइंट पे चेक करना है Q पॉइंट पे क्या ये इधर इस मीडियम के बाहर आ जाएगी या नहीं आएगी। ये किस चीज पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे इंसिडेंट एंगल कितना है। तो इंसिडेंट एंगल आप कैसे निकाल सकते हैं, पहले आप यहाँ बनाएंगे नॉर्मल, ठीक है, एक नॉर्मल विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, प्रिज्म के सरफेस के परपेंडिकुलर है ये नॉर्मल, ठीक है, ये बात तो क्लियर है, नॉर्मल है। अब देखिए ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल ये 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री हुआ, तो ये एंगल होगा कितना 30 डिग्री, ये वाला एंगल होगा 30 डिग्री। आ रही बात समझ में। लेकिन ये 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, सेकेंड सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, तो इनके बीच का एंगल कौन सा हुआ, ये वाला है इनके बीच का एंगल। तो ये एंगल कितना होगा, तो देखिए ये नॉर्मल है तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल मिला के 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये होगा 60 डिग्री, तभी ये पूरा 90 डिग्री होगा, है ना। तो ये हुआ 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ग्लास के लिए 42 डिग्री क्रिटिकल एंगल है, यानी 60 डिग्री तो 42 से ज़्यादा हो गया, काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे अब हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये इंसिडेंट एंगल है सेकेंड सरफेस के लिए, ये वाले सरफेस के लिए, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये इंसिडेंट एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री से यहाँ रिफ्लेक्शन होगा। तो मैं ऐसे बना रहा हूँ ऐसे, तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे, ठीक है। ये हो गया 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखिए ये तो है 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये नॉर्मल है और ये पर 90 डिग्री है, ये पूरा एंगल, ये 60 है, तो ये वाला जो एंगल है ये हो गया 30 डिग्री, ये 60 डिग्री है तो ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो विदाउट एनी डिविएशन ये नीचे इमर्ज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस डायरेक्शन में आ रही थी रे, इस वाले सेकेंड फेज पे हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और यहाँ पे फिर परपेंडिकुलर बाहर निकल जाएगी रे। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमने ये 90 डिग्री का प्रिज्म लिया है, ये 60 डिग्री है, 30 डिग्री है इस प्रिज्म का, और इंसिडेंट रे इस बार नीचे वाले फेज से ऊपर जा रही है परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 डिग्री से, सरफेस के 90 डिग्री से ऊपर जा रही है, मतलब इंसिडेंट एंगल 0 है इसका, तो विदाउट एनी डिविएशन ये सीधे निकल जाएगी ऊपर, ठीक है। तो इसको हम स्ट्रेट कर देते हैं ऊपर की तरफ, तो ये रे सीधे स्ट्रेट ऊपर चले गई और यहाँ पे मान लीजिए इसने स्ट्राइक किया। अब इस पॉइंट पे चेक करना है क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं, मतलब आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस पता करना है। तो यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर रे बनाएंगे इस तरह से, ये परपेंडिकुलर है, ये नॉर्मल इस सरफेस पे। अब आपको ये निकालना है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये इसकी वैल्यू कितनी है ये निकालना है। तो बड़ा ही आसान है, ज्योमेट्री का इस्तेमाल है यहाँ पे। तो देखिए ये है 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर एंटर हो रहा है, ये 60, ये है 30, ये 30 होगा तो ये हो गया 60। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इस सरफेस के लिए बना, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और इन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अब यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा 60 डिग्री के साथ, ठीक है। ये 60 डिग्री होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और 60 डिग्री के साथ ये रे यहाँ पे जाएगी इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे आपको चेक करना है रिफ्रैक्शन होगा या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे एक नॉर्मल। अब हमने यहाँ पे एक नॉर्मल बनाया और इसको यहाँ आगे तक एक्सटेंड कर देंगे। तो देखिए ये नॉर्मल, ये तो 90 डिग्री हुआ, ठीक है, फिर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये होगा 60 डिग्री, ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल ना, समझ में आ रहा है। तो ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये लीनियर पेयर है 120 डिग्री, ये 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री होगा, ये 120 डिग्री है और ये वाला ये 30 डिग्री है,
क्यों 30 डिग्री है? देखिए ये जो है ये नॉर्मल परपेंडिकुलर है, तो 60 प्लस 30 90 हो गया। तो ये 30 है, ये 120 है, 120 प्लस 30 कितना हो गया? 150। तो ये कितना होगा? ये भी होगा 30 डिग्री। तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन 42, मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो अब जो रे ऑफ इंसिडेंट लाइट है ये बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो कुछ इस डायरेक्शन में इस तरह से ये बाहर निकल जाएगी। अब ये देखिए एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं। अब यहाँ पे ये वही प्रिज्म है, ये 90 30 60 डिग्री, लेकिन अब इंसिडेंट रे इस फेस से आ रही है ना, परपेंडिकुलर इस फेस से आ रही है। तो अब एक बार वीडियो को रोक के आप पॉज करके एक बार ट्राई करो कि ये किस पाथ को फॉलो करेगी और कैसे, कहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा और कहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर मैं इसको बताता हूँ। तो देखिए ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मली आ रही है, तो ये विदाउट डिविएशन ऐसे सीधे स्ट्रेट आ जाएगी, ठीक है। इस फेस से इस फेस तक विदाउट एनी डिविएशन ये स्ट्रेट आ जाएगी ये रे। अब क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 30 है, तो ये हुआ 60 डिग्री। तो इस फेस में आपको इंसिडेंट एंगल पता करना है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल बनाएंगे, और ये जो है ये हो गया 30 डिग्री। तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन 42, यानी क्रिटिकल एंगल से कम है, तो यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो दैट मीन्स इट विल फॉलो दिस पाथ। तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे केवल हुआ रिफ्रैक्शन। चलिए एक और ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक का। और देखिए इस क्वेश्चन में दिया क्या है कि पानी है और पानी के अंदर मछली तैर रही है, और इस मछली को पानी के बाहर की दुनिया देखनी है। आ रहा समझ में? ये पानी के अंदर है और पानी के बाहर की इसको दुनिया देखनी है, तो ये कितने पानी के एरिया से उस दुनिया को देख सकती है? आया क्वेश्चन समझ में? जैसे हम क्या है, जैसे आप एक ओपन ग्राउंड में चले जाइए और खड़े होके आप आसमान को देखिए, तो आसमान को आप कहाँ से कहाँ तक देख सकते हैं ना। जो विजन आपका होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, तो वो अनलिमिटेड है, आपके लिए कोई लिमिट नहीं है, आप कहीं से भी कहीं तक देख सकते हो, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हो रहा ना, एयर है। एयर में आप एक ही मीडियम में आप कहाँ तक देख सकते हो। लेकिन ये जो है फिश है पानी में है, और पानी के बाद दूसरा मीडियम चेंज हो रहा है, एयर है। तो अब यहाँ पे क्या रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसीलिए पानी के हर एक पोर्शन से वो आसमान को नहीं देख सकती। तो क्योंकि ये मछली की मान लीजिए आंख है, ये अलग अलग डायरेक्शन से पानी के बाहर देखना चाहेगी। एक ऐसा एंगल होगा, मान लीजिए ये एक इंसिडेंट, एक रे है जो यहाँ से जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम ये एक नॉर्मल बनाते हैं, तो ये वो वाला एंगल है। कौन सा एंगल है? ये क्रिटिकल कंडीशन है कि इस एंगल ऑफ इंसिडेंस में यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जा रहा है 90 डिग्री, मतलब ये रे यहाँ से जाके यहाँ 90 डिग्री हो जा रही है। तो ये रे इस मीडियम के बाहर जा ही नहीं रही ना, उसको ऊपर का आकाश का देखना है, वो वहाँ का नहीं देख पा रही है, ये रे यहीं से बेंड हो जा रही है, और इससे अगर बड़ा एंगल होगा तो वापस इसी में आ जाएगा। तो जो एंगल क्रिटिकल एंगल से कम होगा, मतलब इधर इधर इधर, तो जो इधर से भी ये जो है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया है, यहाँ पे भी आप एक नॉर्मल बताएंगे, ये एंगल क्रिटिकल एंगल से अगर ज़्यादा हो गया है तो वो रे ऊपर नहीं जा पाएगी और वो नहीं देख पाएगी बाहर का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कैसा बनेगा? कोन बनेगा ना, कोन 3 डायमेंशनल है, ये पानी के अंदर 3 डायमेंशनल है, ये कोन बनेगा। तो उस कोन का जो ऊपर का ये सर्कल वाला पार्ट है, ये उधर से केवल चारों तरफ से आसमान को देख पाएगी। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमको पता लगाना है ये कितने एरियाज को, जो कोन का जो एरिया बनेगा सर्कुलर एरिया, वो कितने एरिया से अपने जो है ऊपर देख सकती है। तो ये इसका एरिया निकालना आपको, है समझ में? इसमें गिवन क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवन होगा, क्रिटिकल एंगल गिवन होगा, बस, ठीक है। इसी से आपको पता लगाना होगा। तो देखिए हम कैसे पता लगाएंगे, तो देखिए जो इस सर्कुलर पोर्शन का एरिया कितना होगा, एरिया है पाई आर स्क्वायर, बस सिंपल सा फॉर्मूला, एरिया पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? इस सर्कुलर पोर्शन का रेडियस। तो अब इसका हमें रेडियस निकालना है। तो देखिए रेडियस कैसे निकालेंगे, ये देखिए ये इधर से ये हमें लाइन खींचते हैं, ये हुआ सेंटर ऑफ दिस सर्कल। सेंटर से इस पॉइंट को अगर आपने जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? रेडियस ऑफ दिस सर्कल।
अब देखिए ये है क्रिटिकल एंगल सी, ठीक है, इधर भी है ये क्रिटिकल एंगल सी, तो ये एंगल और ये एंगल कितना होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा ना सी, और ये एंगल भी सी होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये कोण बन रहा है इधर से इधर तक, जो इसका सॉलिड एंगल बनेगा 2C बनेगा, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल। नाउ हमें ये पता करना आर की वैल्यू, तो ये वाला ट्रायंगल लेंगे। देखिए मैं ये वाला इसको डार्क कर दे रहा हूँ, ये वाला, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें हम लगाएंगे साइन थीटा यानी साइन सी। ये सी जो है क्रिटिकल एंगल है, तो यहाँ लिखते हैं साइन सी, नहीं सॉरी साइन सी बोल रहा हूँ, यहाँ हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ अगर हम लगाते हैं तो क्या मिलेगा आपको, म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, ठीक है। तो ये एक रिलेशन हुआ जो हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के क्रिटिकल एंगल के केस में हम लिखते हैं, तो डायरेक्टली वहां से लिखा। अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, हम इसमें ये फॉर्मूला लगाते हैं tan c, ठीक है। tan c क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो लेट से इसकी हाइट है h, यहाँ से ये जो है जो मछली है सरफेस से इसकी जो डेप्थ है वो h है, तो ये जो एंगल c है तो tan c हो गया r बाय h, और ऐसे भी लिख सकते हैं r को, r इज इक्वल टू h tan c, ठीक है। और tan की वैल्यू होती है sin बाय cos, ऐसे लिख सकते हैं आप, और ठीक है साइन की वैल्यू यहां से देखिए 1 अपॉन म्यू लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू कितना हो गया h अपॉन म्यू, और cos c, cos को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री से इसको ऐसे लिख सकते हैं। और फिर साइन की वैल्यू यहां से 1 बाय म्यू, तो h अपॉन म्यू, और अंडर्स को अंडर रूट 1 माइनस 1 बाय म्यू स्क्वायर, ठीक है। ये म्यू स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो r हो गया h बाय म्यू स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट, ठीक है। ये हुई r की वैल्यू। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, और वो उसकी वैल्यू है 4/3, तो इसकी वैल्यू हम अगर लिखें 4/3, तो ये हो गया 16/9 माइनस 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको इधर ले जाएंगे एलसीएम लेके, और ये 9 ऊपर चले जाएगा, अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, तो ये 3h बना, और ये अंदर बचा 16 माइनस 9 रूट 7, ठीक है। ये जो म्यू है वाटर के केस में हमने लिखा, कोई और भी मीडियम हो सकता है ना, वाटर के केस में म्यू की वैल्यू ये आ रही है, तो ये हम क्या मिल गया, रेडियस किसका, इसका सर्कुलर पाथ का। तो टोटल एरिया इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं अब, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर 9h स्क्वायर बाय 7, बस। और इसकी वैल्यू अगर आपको h की वैल्यू पता है कि कितने डेप्थ पे है, तो आप निकाल सकते हैं कितना एरिया को, कितने एरिया से ये जो फिश है वो देख सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में लिख के बता दीजिए। अदरवाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे नए टॉपिक के साथ। सो टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।